So, hello everyone. Now, today we have the topic which is regulation of gene transcription. So, let's get started with this. Prokaryotes transcription regulation is accomplished by a series of controlled sequence specific DNA. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन का रेगुलेशन होता है, इसमें बहुत सारे सीरीज़ के क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं स्पेसिफिक डीएनए प्रोटीन. So DNA protein interaction at target site located near the beginning of transcription of a gene. तो ये जो डीएनए की टारगेट साइट्स होती हैं जहाँ पे ये डीएनए प्रोटीन इंटरैक्ट करता है, इनकी लोकेशन होती है वहाँ पे जहाँ पे से ट्रांसक्रिप्शन जो है एक जीन का वो शुरू होने वाला होता है. तो उसकी जो बिगिनिंग होती है, उसकी जो स्टार्टिंग साइट होती है उस टारगेट डीएनए की, वहाँ पे लोकेटेड होता है. Two type of DNA protein interactions are required for regulated ट्रांसक्रिप्शन. तो दो तरीके के डीएनए प्रोटीन की ज़रूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करने के लिए. वन रिक्वायर्ड डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन डिटरमाइंस व्हेन ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस. तो पहला जो डीएनए का प्रोटीन का इंटरैक्शन है वो तब होता है जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला होता है. It involves the DNA segment called promoter and the protein RNA polymerase. तो ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये डीएनए का सेगमेंट इन्वॉल्व करता है जो कि प्रमोटर होता है, और एक प्रोटीन इन्वॉल्व करता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज होता है. When RNA polymerase binds to the promoter DNA, transcription can initiate a few bases away from promoter side. तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जब ये बाइंड होता है प्रमोटर डीएनए से, तो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कर मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है कुछ बेसिस के बाद, जो कि मतलब प्रमोटर साइड से. हैंस एवरी जीन मस्ट हैव अ प्रमोटर. तो हर एक जीन के पास एक प्रमोटर होना चाहिए. और इट कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड. और अगर ये प्रमोटर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो कैसे मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा. उसका ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए प्रमोटर बहुत ज़रूरी होता है. सो अदर टाइप ऑफ रिक्वायर्ड डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन रेगुलेट्स वेदर और नॉट प्रमोटर ड्राइवन ट्रांसक्रिप्शन अकर. तो जो एक डीएनए प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, उनका उसका जो इंटरैक्शन है वो इस चीज़ से रेगुलेट होता है कि जो नॉन प्रमोटर ड्राइवन ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. देन डीएनए सेगमेंट नियर द प्रमोटर सर्व्स एज बाइंडिंग प्रोटीन साइट. तो वो डीएनए का सेगमेंट जो कि प्रमोटर के पास में प्रेजेंट है, वो एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट की तरीके से क्या करता है, काम करता है फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स. तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम या तो एक्टिवेटर कहते हैं या तो इन्हें हम रिप्रेसर कहते हैं. द बाइंडिंग ऑफ एन एक्टिवेटर प्रोटीन टू इट्स टारगेट डीएनए साइट इज़ अ नेसेसरी प्री रिक्विसाइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू बिगिन. तो अब ये जो बाइंडिंग है इन एक्टिवेटर प्रोटीन्स की उस टारगेट साइट में, ये बहुत नेसेसरी होती है. पहले नेसेसरी होती है, ट्रांसक्रिप्शन से पहले ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है. सच intenses are sometimes referred to as positive regulation. और इन कुछ ऐसे जो ये होते हैं, कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन बाइंड हो रही है, उसे हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं. और उसे पॉजिटिव रेगुलेशन इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड प्रोटीन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन. क्योंकि ये जो बाउंड प्रोटीन होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए. वेयर एज बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन टू इट्स टारगेट साइट स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन टू अकर. वहीं पे अगर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इस डीएनए की बाइंडिंग साइट से बाइंड कर रहा है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या है, वो रुक जाती है. तो ये क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है. दस रेगुलेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये जो रेगुलेशंस होते हैं ये पॉजिटिव पे हो सकते हैं और नेगेटिव पे हो सकते हैं. नेगेटिव रेगुलेशन मेडिएटेड बाय रिप्रेसर दैट ब्लॉक और टर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, and positive regulation mediated by activator that is required for the activation of a transcription unit.
तो जो नेगेटिव रेगुलेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं उस ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को। और जो पॉजिटिव रेगुलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। सो द एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन अकर कंस्टिट्यूटिवली, तो ये जो जीन होते हैं इनका एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिवली होता है, मीनिंग दैट दे आर एक्सप्रेस्ड एट अ रीजनेबल कांस्टेंट रेट। और ये मतलब कि वो जो ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये एक मतलब कांस्टेंट रेट से हो रहा है एंड नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। और ये एक इसका सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ मतलब जब मन किया रेगुलेशन का, वो रेगुलेटर का वो आके रेगुलेट कर गया, और जब नहीं तो तब नहीं। पर ऐसा नहीं होता है, ये जो कंसेक्यूटिव प्रोसेस होती है यानी कि एट अ मतलब कांस्टेंट रेट में जो है एक्सप्रेशंस होते रहते हैं जीन के। सो दीज आर रेफर्ड टू एज हाउस कीपिंग जीन्स। तो ये जो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का। हाउस कीपिंग genes need to be expressed in essentially all type of nucleated cells because they encode a key product that is required to fulfill a general function in all cells। तो ये जो हाउस कीपिंग सेल्स होती हैं, हाउस कीपिंग जीन्स होती हैं, इनका जो एक्सप्रेस होना है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है उन सेल्स में जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इस तरीके के प्रोडक्ट को कोड करते हैं जो कि जो जनरल फंक्शन होते हैं एक सेल के, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओपेरॉन मॉडल। The basic concept for how gene regulation occur at level of transcription in bacteria। तो हम बेसिकली ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये बैक्टीरिया के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हम ये पढ़ते हैं कि ये जो जीन रेगुलेशन है ये कैसे हो रहा है, was produced by the classic model called ओपेरॉन मॉडल। तो ये एक हम ओपेरॉन मॉडल, एक क्लासिक मॉडल है, हम उसकी मदद से पढ़ते हैं। और ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये जैकोब और मोनोड ने दिया था 1961 में। एंड ओपेरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो एक ओपेरॉन क्या होती है, एक यूनिट होती है बैक्टीरियाज में जो उसका जीन का एक्सप्रेशन करती है और उसका रेगुलेशन करती है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल जीन एंड कंट्रोल एलिमेंट्स इन डीएनए रिकॉग्निशन बाय रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चरल जीन जो होता है उसे इंक्लूड करती है और उसे कंट्रोल करती है। और ये क्या करती है, डीएनए के मतलब डीएनए को पहचानती है, उसका जो जीन रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट है उसे। ऑल द जीन इन एन ओपेरॉन आर एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल यूनिट। जितने भी जीन होते हैं एक ओपेरॉन में वो हम एक सिंगल यूनिट की तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक जीनोम्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या है, कॉमन होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये बहुत कॉमन होता है। द सिंगल प्रमोटर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द क्लस्टर इन इज द पॉइंट वेयर एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द जीन्स इज रेगुलेटेड। तो ये जो सिंगल प्रमोटर होता है इसको चाहिए होता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका इनिशिएशन हो, और ये जो है ये जो क्लस्टर ऑफ पॉइंट होता है एक्सप्रेशन का, जीन के रेगुलेशन का। सो अ टिपिकल एग्जांपल in the lactose, that is lac operon, the first operon to be discovered, which contain 3 genes involved in conversion of disaccharide sugar lactose into its monosaccharide unit glucose and galactose। तो ये जो टिपिकल लैक्टोज ओपेरॉन होता है वो पहले डिस्कवर हुआ है, जो कि जिसमें क्या होते हैं 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाइसैकेराइड शुगर जो लैक्टोज होती है उसको मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। सो द लैक ओपेरॉन ऑक्यूपाइज 6000 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो इसमें लैक ओपेरॉन में इतने जो हैं क्या है, डीएनए के बेस पेयर प्रेजेंट है। At the left, the LAC-I gene has its own promoter and terminator। तो जो LAC-I जीन होता है उसमें उसके खुद के पास का खुद का क्या होता है, प्रमोटर होता है और टर्मिनेटर होता है। द एंड ऑफ LAC-I रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर P। तो ये जो इसका LAC-I का एक एंड होता है वो प्रमोटर P जो होता है उसके एडजेसेंट होता है, उसके बगल में होता है।
द ऑपरेटर ओ ऑक्यूपाइज द फर्स्ट 26 बेसिस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके अलावा जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ऑपरेटर जो है वो 26 बेस पेयर्स का होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। द लॉन्ग लैक जेड जीन इज़ फॉलोड बाय लैक वाई एंड लैक ए जीन एंड अ टर्मिनेटर। तो ये जो लैक जेड जीन होता है वो लैक वाई और लैक ए जीन जो होते हैं उनके बाद होता है, और ये एज अ जीन ये क्या करते हैं, एज अ टर्मिनेटर दे यूज टू वर्क। द एंटायर सिस्टम इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल जीन एंड द एलिमेंट्स दैट आर कंट्रोल देयर एक्सप्रेशन। तो ये जो एंटायर सिस्टम होता है स्ट्रक्चरल जीन का, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं अपने एक्सप्रेशंस के लिए। फॉर्म्स अ कॉमन यूनिट ऑफ रेगुलेशन, दिस इज़ कॉल्ड ओपेरॉन। तो ये एक कॉमन यूनिट बनाते हैं जिसको हम ओपेरॉन कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी जीन whose protein product interact with the cis acting control element। तो ये जो इसका रेगुलेटरी जीन होते हैं इन प्रोटीन्स के, ये इंटरेक्टेड होते हैं उसकी सिस एक्टिंग कंट्रोल एलिमेंट्स के साथ। तो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जर्नल स्ट्रक्चर है ओपेरॉन का, जो कि लैक्टोज ओपेरॉन है, जो जैकोब और वॉन ने दिया था। और ये जो लैक ओपेरॉन है ये ट्रांसक्राइब करता है, मतलब इसमें मल्टी जेनिक मतलब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनाता है, जो इसमें Z, Y और A साइड है वो इंडिकेट कर रही हैं लैक Z, लैक Y और लैक A के लोकाई को। तो ये जो mRNA है ये ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसलेट करता है इंडिविजुअल प्रोटीन्स को। और जो ये लैक ओपेरॉन है ये रेगुलेट करता है, मतलब ये रेगुलेटरी है, तो ये डिनोट होता है I से। और ये जो O है ये ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है, और P प्रमोटर को। बोथ द ओपेरॉन एंड द रेगुलेटरी जीन हैव देयर ओन प्रमोटर्स। और ये जो ओपेरॉन है उसके पास, और जो रेगुलेटर जीन है वो, उन दोनों के पास अपने अपने प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव द लेक ओपेरॉन इन ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। अब इंड्यूसिबल क्या होता है? एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन इज वन हुज एक्सप्रेशन इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एन इंड्यूसर। तो ये जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है इसका एक्सप्रेशन जो है ये इंड्यूसर के रिस्पॉन्स में होता है। एन इंड्यूसर इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट ट्रिगर जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो इंड्यूसर होता है ये स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, ट्रिगर करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को बाय बाइंडिंग टू अ रेगुलेटर प्रोटीन। रेगुलेटर प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद द लैक ओपेरॉन, लैक्टोज एंड इट्स एनालॉगस दैट लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ लैक जीन आर termed inducer, and the relief of repression for operon is termed as induction। तो ये जो लैक ओपेरॉन है ये लैक्टोज, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं लैक जीन के वो हम उनको इंड्यूसर कहते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन को जो रिप्रेशन जो शो करते हैं उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लैक structural genes। We have the lac structural gene. Lactose is a beta galactoside that E. coli can use for energy and as a carbon source। तो लैक्टोज जो होता है वो एक बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है जिसे कि ई कोलाई यूज़ कर सकता है अपनी एनर्जी बनाने के लिए या फिर एज अ कार्बन सोर्स। द फंक्शन इज़ मेडिएटेड बाय 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये जो फंक्शन होता है ये 3 स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, उसे मीडिएट करते हैं। अ स्ट्रक्चरल जीन इज सिंपली एनी जीन दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन और आरएनए प्रोडक्ट। तो एक स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो किसी भी प्रोटीन के लिए या फिर आरएनए के लिए क्या करता है, कोड करता है। द रोल्स ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर, अब ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैक जेड। तो लैक जेड कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज टू क्लीव द लैक्टोज मॉलिक्यूल टू यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये जो लैक जेड होता है, लैक जेड जो जीन होता है वो कोड करता है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसिडेज है।
अब ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, इसका काम क्या होता है कि ये क्लीव करता है लैक्टोज़ के मॉलिक्यूल को और फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज़ में या फिर गैलेक्टोज़ में। द एंजाइम ऑल्सो कन्वर्ट्स लैक्टोज़ टू एलोलैक्टोज़। और ये जो लैक-ज़ेड है, इसका एक और फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, लैक्टोज़ जो एंजाइम है उसको एलोलैक्टोज़ में कन्वर्ट कर सकता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ लैक-वाई। लैक-वाई कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएजेस विच ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल। तो लैक वाई का फंक्शन ये होता है कि वो बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज को क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और जिससे कि जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर जाए। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ लैक ए। तो लैक ए कोड करता है गैलेक्टोसिडेज ट्रांस एसिटिलेज को। द ट्रांस एसिलिटेज इज़ नॉट असेंशियल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो इसका कोई फंक्शन ये नहीं है कि ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, बट अपेयर्स टू प्ले अ रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। लेकिन इसका काम ये होता है कि ये क्या काम करता है, ये डिटॉक्सीफाई करता है उस कंपाउंड को बाय ट्रांसफरिंग एन एसिटल ग्रुप फ्रॉम एसिटल को ए टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये करता क्या है कि ये ट्रांसफ़र करता है एसिटल ग्रुप को एसिटल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसिडेज में। सो ऑल थ्री जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ सिंगल मल्टीजेनिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये जो 3 जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब होते हैं और ये एक सिंगल मल्टीजेनिक मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 these mRNA coordinate the regulation of the synthesis of all 3 enzymes। तो ये क्या है, ये रेगुलेशन करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एमआरएनए का उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इन तीनों जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस के। तो हमारे पास हमें एक ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है लैक्टोज़ का। तो ये किससे बना हुआ होता है, गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से। तो अब बीटा गैलेक्टोसिडेज के एक्शन से ये क्या होगा, या तो इसका हाइड्रोलाइज होगा और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, आइसोमराइजेशन कराएगा लैक्टोज़ का और उसको एलोलैक्टोज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज हाइड्रोलिटिकली क्लीव लैक्टोज़ इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज़, या फिर ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा लैक्टोज़ को एलोलैक्टोज़ में। तो नेक्स्ट वी हैव इज़ रेगुलेशन ऑफ रेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ द लैक सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है, लैक रिप्रेसर, फिर है ऑपरेटर। सो लैक रिप्रेसर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। तो ये जो लैक रिप्रेसर है ये रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। अ रेगुलेटर जीन सिंपली डिस्क्राइब्स अ जीन दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन और आरएनए इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। तो रेगुलेटरी जीन को हम सिंपली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो जीन या फिर वो जीन जो कि कोड करता है ऐसे प्रोटीन या आरएनए के लिए जिसका एक्सप्रेशन मतलब जो कि इन्वॉल्व होता है उसको रेगुलेट करने के लिए किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को। सो द रेगुलेटरी जीन आई जीन को इनकोड्स द लैक सप्रेसर प्रोटीन। तो अब ये जो रेगुलेटरी जीन होता है जिसका नाम आई है वो लैक सप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है। सो नेम्ड बिकॉज इट कैन ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन। और इसको सप्रेसर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये ब्लॉक कर सकता है एक्सप्रेशन को, और वो एक्सप्रेशन किसका, Z का या फिर Y का या फिर A का। The I gene happens to map fairly near the ZYA gene। तो ये जो I gene है ये क्या होता है, ये ZY या A जीन के क्या होता है, आसपास होता है। बट दिस प्रॉक्सिमिटी डज नॉट सीम टू बी इम्पॉर्टेंट टू इट्स फंक्शन। तो लेकिन ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती है उसके फंक्शंस में। 4 आइडेंटिकल सब यूनिट विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 38,000 असेंबल इनटू अ लैक सप्रेसर मॉलिक्यूल। तो ये जो 4 इंडिविजुअल सब यूनिट हैं
वो क्या होती हैं, वो असेंबल होती हैं और लैक सप्रेसर मॉलिक्यूल में। एट एनी वन टाइम ओनली 2 सब यूनिट्स ऑफ द रिप्रेसर अपीयर टू बाइंड टू द ऑपरेटर। तो एक टाइम पे क्या होता है कि 2 यूनिट होती हैं जो सप्रेसर की, वो बाइंड होती हैं ऑपरेटर से, एंड बाइंडिंग अकर इन द मेन ग्रूव डबल हेलिक्स डीएनए। और ये जो बाइंडिंग होती है ये कहाँ पे होती है, ये मेन ग्रूव में होती है डीएनए के हेलिक्स के। देयर आर नॉर्मली 20 to 40 सप्रेसर टेट्रामर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। तो बेसिकली एक सेल में क्या होता है, 20 से एक जो सेल होती है उसमें नॉर्मली 20 से 40 रिप्रेसर होते हैं, रिप्रेसर के टेट्रामर्स होते हैं। द लैक सप्रेसर इज़ अ मॉलिक्यूल विच विथ 2 रिकॉग्निशन साइट। और ये जो लैक सप्रेसर होता है इसमें 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। अ डीएनए बाइंडिंग साइट दैट कैन रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस फॉर द लेक ओपेरॉन। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग साइट होती है ये क्या करती है, ये पहचानती है उस स्पेसिफिक ऑपरेटर के डीएनए सीक्वेंस को लैक ओपेरॉन के लिए, एंड एन एलोस्टेरिक साइट दैट बाइंड द लैक्टोज एलोस्टेरिक इफेक्टर्स एंड सिमिलर मॉलिक्यूल एनालॉगस टू लैक्टोज। और क्या होती है इसकी जो एलोस्टर साइड होती है, ये तो या तो ये बाइंड होती है लैक्टोज के एलोस्टेरिक इफेक्टर्स के साथ जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि एनालॉगस होते हैं लैक्टोज से। द बाइंडिंग डीएनए साइड ऑफ लैक सप्रेसर इज एबल टू बाइंड विथ हाई affinity to only one DNA sequence in the entire E. coli genome, the lac operator। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग साइट होती हैं लैक सप्रेसर की, ये इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये हाई जो एफिनिटी वाले डीएनए सीक्वेंस होते हैं उनके साथ बाइंड कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं ई कोलाई के जीनोम को। द स्पेसिफिसिटी ऑफ हाई एफिनिटी डीएनए बाइंडिंग इंश्योर्स दैट द रिप्रेसर विल बाइंड ओनली टू द साइट ऑफ डीएनए नियर द जीन। तो अब ये जो स्पेसिफिसिटी है कि ये जो हाईली जो हम अफिनिटी देख रहे हैं डीएनए के बाइंडिंग की रिप्रेसर में, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये डीएनए के पास जो है ये जीन्स दैट इज़ कंट्रोलिंग एंड नॉट टू रैंडम साइट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम। और ये एक रैंडम साइट पे नहीं है, ये पूरे क्या है, ये पूरे क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाय बाइंडिंग टू द ओपेरेटर द रिप्रेसर प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जब ये ओपेरेटर है, जब ये इसके साथ बाइंड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को लैक प्रोमोटर साइट से बाउंड करने के लिए। As already mentioned, the allosteric site of lac repressor binds to lactose। तो ये जो एलोस्टेरिक साइड होती है लैक सप्रेसर की, वो क्या होती है, वो बाइंड होती है लैक्टोज के साथ। स्ट्रक्चरली सिमिलर मॉलिक्यूल्स लैक्टोज एनालॉगस व्हेन द रिप्रेसर बाइंड्स टू लैक्टोज एंड इट्स एनालॉग। जब ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड होता है लैक्टोज के साथ, तब प्रोटीन अंडरगो अ कन्फर्मेशनल एलोस्टेरिक चेंज। तो जो प्रोटीन है उसका एक एलोस्टेरिक चेंज होता है। दिस स्लाइट अल्टरनेशन इन शेप चेंजेस द डीएनए बाइंडिंग साइट so that the repressor no longer has high affinity for operator। तो अब ये जब बाइंड होता है डीएनए बाइंडिंग साइट से, तो इसमें फिर क्या होती है, फिर इसके पास ये एफिनिटी नहीं रहती है कि ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हो। दस इज रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग लैक्टोज द रिप्रेसर फॉल्स ऑफ द डीएनए। और फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या है, डीएनए जो है फॉल ऑफ हो जाता है। Now we have the next, which is operator. The operator O is the cis acting side of DNA to which the lac suppressor binds। तो ऑपरेटर क्या होती है, सिस एक्टिंग साइड होती है डीएनए की। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन promoter and the Z gene near the point which transcription of multigenic mRNA begins। तो ये जो लोकेशन होती है ये Z जीन की होती है जो कि नेसेसरी होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। द इंटरेक्शन बिटवीन लैक ऑपरेटर साइड ऑफ DNA एंड लैक सप्रेसर इज क्रूशियल टू प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन।
तो ये जो इंटरैक्शंस होते हैं लैक ऑपरेटर साइट्स के और लैक सप्रेसर के, ये रेगुलेट करते हैं लेक ओपेरॉन को। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। तो नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है लैक ओपेरॉन का? द लैक जीन आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव रेगुलेशन। जो लैक जीन है ये नेगेटिव रेगुलेशन से कंट्रोल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर एब्सेंट है, लैक्टोज और एन एनालॉग, द लैक सप्रेसर बाइंड्स टू लैक ओपेरेटर साइड एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो ये जो लैक सप्रेसर है ये क्या होता है लैक ओपेरेटर साइड से बाइंड होता है और फिर ये क्या करता है प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को लैक ओपेरॉन के। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ लैक सप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर इज़ टू ब्लॉक द प्रोग्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट होता है लैक सप्रेसर का ये होता है कि क्या करता है बाइंड होता है और फिर क्या करता है ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन को। इन दिस सेंस द लेक सप्रेसर मॉलिक्यूल इज़ नेगेटिव रेगुलेटर। तो इसमें क्या होता है जो लैक सप्रेसर मॉलिक्यूल है वो क्या है वो नेगेटिव रेगुलेटर को नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है एंड एक्ट एज अ रोड ब्लॉक ऑफ द ऑन द डीएनए। तो ये एक रोड ब्लॉक की तरह काम करता है डीएनए में। कंसिक्वेंटली ऑल द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द लेक ओपेरॉन, जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं लेक ओपेरॉन के जैसे कि Z, Y और A जीन, वो क्या करते हैं रिप्रेस करते हैं एंड देयर इज़ नो बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज इन द जीन। तो अब ये जो लेक ओपेरॉन है ये क्या हो गया ये रिप्रेस हो गया। तो इनमें ना बीटा गैलेक्टोसिडेज का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना परमिएज का और ना ट्रांस एसिटाइलेज का। सो हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसर दैट इज़ लैक्टोज ट्रिगर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। तो हमें ये एक क्वेश्चन टाइप का इसमें पूछा है कि कैसे जो है ये एक लैक्टोज की प्रेजेंस जो है वो लैक ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को क्या करती है ट्रिगर करती है। सो व्हेन एन इंड्यूसर इज़ प्रेजेंट इट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द लेक सप्रेसर। तो जो ये इंड्यूसर होता है अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा ये एलोस्टेरिक साइड जो होती है लैक सप्रेसर की उसके साथ जाके बाइंड करेगा, देयर बाय इन एक्टिवेटिंग द ऑपरेटर डीएनए बाइंडिंग साइट ऑफ द लेक सप्रेसर प्रोटीन। तो फिर ये क्या करेगा ये इनएक्टिवेट कर देगा ओपेरॉन को डीएनए बाइंडिंग साइट के। हाउएवर लैक्टोज इटसेल्फ डज नॉट हैव दिस इफेक्ट। जो लैक्टोज होता है उसके खुद के पास ही इफेक्ट नहीं होता है, रादर एलोलैक्टोज डज। मतलब इसके अलावा जो एलोलैक्टोज होता है उसमें ये होता है एलोलैक्टोज इज़ दस रिफर टू एज द इंड्यूसर ऑफ द लेक ओपेरॉन। तो इसीलिए जो एलोलैक्टोज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं इंड्यूसर कहते हैं लेक ओपेरॉन का। फॉर्मेशन ऑफ एलोलैक्टोज इज़ ऑल्सो कैटलाइज्ड बाय द बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये जो फॉर्मेशन होती है एलोलैक्टोज की ये किससे कैटलाइज होती है बीटा गैलेक्टोसिडेज से। सो अ लैक्टोज एनालॉग दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द लेक ओपेरॉन while not itself serving as a substrate for beta galactosidase is an example of gratuitous inducer। तो ये जो लैक्टोज एनालॉग होता है ये इस चीज़ के कैपेबल होता है कि ये क्या करे इंड्यूस करे लैक ओपेरॉन को, जबकि ये फिर खुद से फिर मतलब खुद ये सर्व नहीं करेगा एज अ सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसिडेज में। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट्यूटस इंड्यूसर। एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्रोपियो glycoside that is IPTG inactivation of operon by lac suppressor permits the induction ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो इनएक्टिवेशन होता है ओपेरॉन का स्पेशली लेक ओपेरॉन का वो क्या करता है वो इंड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ मल्टीजीन mRNA। द एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसिडेज प्राइमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज नाउ अपीयर इन द सेल इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो ये जो मल्टीजीन mRNA होता है इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं
ये एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक सेल में अपीयर होते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर है ये क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से और क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। फिर उसके बाद किसी की भी आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। देन द नेक्स्ट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होगा, जो सब रिप्रेसर है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उसके साथ लैक्टोज है वो बाइंड हो जाता है। सो इंडक्शन ऑफ लैक ओपेरॉन इज इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक सप्रेसर बाइंड्स डीएनए। तो जो लैक सप्रेसर होता है वो डीएनए में बाइंड हो जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसे रोक देता है। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो सप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है और फिर उसके आगे जो है जो लैक एमआरएनए है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट विच इज़ कंसेक्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। सो constitutive mutants, constitutive expression of lac operon। तो ये क्या होता है, constitutive mutation are mutants in which the 3 lac operon gene are transcribed at all 3 times, that is। तो ये जो लैक ओपेरॉन होता है ये ट्रांसक्राइब होता है और हर टाइम, दे आर नॉट टर्न्ड ऑफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो अब इस म्यूटेशन में होता क्या है कि ये क्या है, ये टर्न ऑफ नहीं होता और अगर एब्सेंट नहीं भी है लैक्टोज तो भी ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा। व्हेन द लैक आई जीन हैज़ बीन म्यूटेटेड, जब ये लैक आई जीन क्या है म्यूटेट हो गया है, सो दैट इट्स प्रोडक्ट लैक आई इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द ऑपरेटर डीएनए। तो अब जब लैक आई जीन है वही म्यूटेट हो गया तो ये क्या है, ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर डीएनए से। द ऑर्गेनिज्म विल एग्जिबिट कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहा है, ये कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जो है लैक ओपेरॉन का उसको एग्जिबिट कर रहा है, उसको शो कर रहा है। सिमिलरली म्यूटेशंस इन लैक ओपेरॉन लोकस सच दैट द ऑपरेटर सीक्वेंस विल नॉट बाइंड अ नॉर्मल रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो ये जो म्यूटेशन है सिमिलरली ये क्या है, सिमिलरली ये जो म्यूटेशन है लैक ऑपरेटर के लोकस में, ये क्या करता है, ये ऑपरेटर सीक्वेंस जो होता है वो जो है वो बाइंड नहीं करता है नॉर्मल रिप्रेसर मॉलिक्यूल से, कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस द लैक ओपेरॉन जीन। तो ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है लैक ओपेरॉन जीन को। बोथ टाइप ऑफ म्यूटेंट्स प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। ये जो दोनों तरीके के म्यूटेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेम फिनोटाइप को शो करते हैं। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ 3 लैक ओपेरॉन जीन। तो जो ये हैं ये 3 जो लैक ओपेरॉन जीन है उसे एक्सप्रेस करते हैं। द रेगुलेटर कंस्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स आर डिजाइंड आई, द ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स आर डिजाइंड ओ। तो ये जो रेगुलेटर होते हैं वो कंस्टिट्यूटिवली म्यूटेंट्स होते हैं जो कि डिज़ाइंड होते हैं आई की तरह से, और जो ऑपरेटर होते हैं वो ओ की तरीके से डिज़ाइंड होते हैं। डेजिग्नेटेड मतलब जो म्यूटेंट हैं वो रेगुलेटरी वाले वो डेजिग्नेटेड होते हैं आई की तरीके से, और जो कंस्टिट्यूटिव वाले होते हैं वो ओ से हम मतलब ओ से हम डिनोट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इन मीरोजाइगोट्स। तो जो मीरोजाइगोट होता है उसमें ये लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। नाउ पार्शियल डिप्लॉइड्स ऑफ ई कोलाई कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ सेक्स रिडक्शन because some strains of E. coli have lac operon incorporated into an F factor। तो हम एक मीरोजाइगोट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम सेक्स रिडक्शन से ई कोलाई के 2 स्ट्रेन्स की। तो इसमें कुछ स्ट्रेन्स में क्या होता है, जो लैक ओपेरॉन होता है ये एफ फैक्टर के साथ इनकॉर्पोरेटेड होता है। सो एफ स्ट्रेन आर पास द एफ पार्टिकल इनटू एफ स्ट्रेन। तो ये जो एफ स्ट्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एफ पार्टिकल को एफ स्ट्रेन में पास कराते हैं। सो लैक ओपेरॉन डिप्लॉइड्स। तो ये जो डिप्लॉइड्स लैक ओपेरॉन होते हैं जिनको हम मीरोजाइगोट्स कहते हैं या फिर पार्शियल डिप्लॉइड कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो सकती है।
So a lake operon in E. coli with a mutation of the regulatory gene I. तो ये जो लेक ओपेरॉन है ई कोलाई का, इसमें म्यूटेशन होता है और ये क्या करता है, रेगुलेटरी जीन आई की फॉर्मेशन करता है. तो द सेल हैज़ अ कंस्टिट्यूटिव फिनोटाइप. तो सेल के पास एक फिनोटाइप होता है. द ऑपरेटर कैन नॉट बाइंड द म्यूटेंट टाइप रिप्रेसर प्रोटीन एंड दस ट्रांसक्रिप्शन इज कंटिन्यूअस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. तो इवन अगर लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है तो भी क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा, वो होते रहेगा. तो ई कोलाई का क्रोमोसोम है, ये जो म्यूटेंट है इसने क्या किया, सप्रेसर नॉट एबल टू बाइंड ऑपरेटर. इस म्यूटेशन की वजह से जो सप्रेसर है वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा. द वाइल्ड टाइप रेगुलेटर जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन एफ फैक्टर. तो ये जो वाइल्ड टाइप का रेगुलेटर है ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एफ फैक्टर में. देयर इज़ बोथ अ बैक्टीरियम क्रोमोसोम एंड एन एफ फैक्टर, ईच कंटेन अ रेगुलेटरी जीन. तो ये जो दोनों ही जो एक, चाहे वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो या एफ फैक्टर हो, दोनों ही क्या कंटेन करते हैं, रेगुलेटरी जीन को कंटेन करते हैं. इन दिस केस द फिनोटाइप इज नाउ normal inducible because enough repressor is produced by the F allele of bind to both operators. तो अब ये जो वाइल्ड जो ये नॉर्मल क्या है, इंड्यूस हुआ है, तो ये रिप्रेसर की वजह से हुआ है, जो एफ एलिल है उसके. तो ये ई कोलाई का क्रोमोसोम है. अब इसमें जो नॉर्मल रिप्रेसर है वो तो बाइंड नहीं हो रहा, वो मतलब वो बाइंड हो रहा ऑपरेटर से. तो ये बोथ ऑपरेशन मतलब जो दोनों ही ओपेरॉन्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये सप्रेस हो जा रहे हैं नॉर्मल वाले से ही. सो आई लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई विद द म्यूटेंट ऑफ द ऑपरेटर. अब हमारे पास सेकंड केस है जहाँ पे म्यूटेशन किसका हो रहा है, ऑपरेटर का म्यूटेशन हो रहा है. तो इसमें क्या है, ये जो है ये सेल क्या कर रही है, ये अपना कंस्टिट्यूटिव फिनोटाइप जो है वो है इसमें. द ऑपरेटर कैन नॉट बाइंड द वाइल्ड टाइप सप्रेसर प्रोटीन. तो ये जो ऑपरेटर है ये वाइल्ड टाइप सप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर रही है. तो ये क्या करती है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करती है जब लैक्टोज एब्सेंट होता है. तो ये जो नॉर्मल रिप्रेसर है ये क्या है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाता. तो इस केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है ऑफ एन एफ फैक्टर ईच कंटेनिंग एन ऑपरेटर. तो अब ये जो एफ फैक्टर होता है इसमें भी ऑपरेटर प्रेजेंट होता है. द एफ ऑपरेटर डज नॉट चेंज द फिनोटाइप ऑफ द सेल बिकॉज द वाइल्ड टाइप ऑपरेटर एक्सपर्ट्स नो कंट्रोल ओवर द क्रोमोसोम ऑपरेटर विच एक्सर्ट्स अ सिस डोमिनेंट इफेक्ट. तो अब ये जो नॉर्मल वाला रिप्रेसर है ये भी बाइंड नहीं हो रहा और ये भी बाइंड नहीं हो रहा, ये तो रिप्रेस हो गया, बट ये क्या है, ये चल रहा है. तो वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ characteristics of partial diploid having combination of LAC-I and LAC-CO gene. तो हमारे पास कुछ स्ट्रेन्स हैं और इसमें क्या है, इंड्यूसर हम देखेंगे, विदाउट इंड्यूसर हम देखेंगे और इनका कंक्लूजन क्या निकल रहा. तो पहला है हमारे पास O पॉजिटिव I नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव वाला जो स्ट्रेन है. तो इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूसर क्या है, ये मैक्सिमल है, विदाउट इंड्यूसर भी ये मैक्सिमल है. तो कंक्लूजन ये है कि इसमें जो कंसेक्यूटिव एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे. नेक्स्ट वी हैव इज़ ये इसमें इंड्यूसर मैक्सिमल है, इसके बिना ये और ये क्या कर रहा है, डिफ्यूजिबल ट्रांस एक्टिव क्या है, सप्रेसर को फॉर्म कर रहा है. इस वाले में ये नियरली मैक्सिमल है इंड्यूसर और ये क्या कर रहा है, ये डोमिनेंट हो रहा है और ये क्या है, सप्रेसर जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है. तो ये है इस तरीके से. नेक्स्ट द टॉपिक विच वी हैव इज़ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, दैट इज़ कैटाबोलाइट रिप्रेशन. So now we have next which is positive regulation of lac operon, that is catabolite repression. So bacteria have distinct preference among potential carbon source.
व्हेन दे आर ऑफर्ड अ चॉइस, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होती है, प्रेफरेंस होती है, उनके पास पोटेंशियल कार्बन सोर्सेज को मतलब क्या करने का, डिस्टिंक्ट करने का अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। व्हेन ग्लूकोज इज़ अवेलेबल एज अ एनर्जी सोर्स, जब जो ग्लूकोज है वो एज अ एनर्जी सोर्स अवेलेबल है, इट इज़ यूज्ड इन प्रेफरेंस ऑफ अदर शुगर्स। तो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को, मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को प्रेफरेंस देगा अदर शुगर सोर्सेज के कंपैरिजन में। सो व्हेन ई कोलाई फाइंड्स फॉर एग्जांपल बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज इन द मीडियम, तो जब ये जो ई कोलाई है इसको ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही मिल जाते हैं एक मीडियम में, इट मेटाबोलाइट्स द ग्लूकोज एंड रिप्रेसर द यूज ऑफ लैक्टोज। तो ये क्या करेगा, ये मेटाबोलाइज करेगा ग्लूकोज को और रिप्रेस करेगा ये लैक्टोज के यूज़ को। द एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम रेफर टू एज ग्लूकोज इफेक्ट। तो अब ग्लूकोज के पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, ये रोक देता है कुछ सर्टेन एंजाइम्स के सिंथेसिस को। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज का इफेक्ट। was recognized in bacteria at an early date by Mond। तो ये जो ग्लूकोज इफ़ेक्ट है, ये जो बैक्टीरिया है उसके अर्ली स्टेज में क्या था, ये पहचाना गया था मोंड से। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ई कोलाई काउंटर्स बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, तो इसने ये बोला था कि जो ई कोलाई है जब वो दोनों ग्लूकोज से और लैक्टोज दोनों से क्या कर रहा है, इनकाउंटर कर रहा है, फॉर एग्जांपल इट मेटाबोलाइट्स द ग्लूकोज फर्स्ट। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को पहले मेटाबोलाइज करता है और क्या करता है, तब तक रिप्रेस कर देता है ये लैक्टोज के यूज़ को। तो इससे क्या होती है, इसकी डाईऑक्सिक ग्रोथ होती है। दिस फिनोमिना इज़ ड्यू टू रिप्रेसर इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। तो ये इफ़ेक्ट, ये जो फिनोमिना है ये इसीलिए होता है क्योंकि जो रिप्रेसर इफेक्ट है ग्लूकोज का, तो वो क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर शुगर्स, जो कि दूसरी शुगर्स की मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होती हैं, तो उनको ये रिप्रेस कर देता है। द टर्म कैटाबॉलिक रिप्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज जनरल नेम फॉर द ग्लूकोज इफेक्ट। तो ये जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है ये एक दूसरा नाम है ग्लूकोज इफेक्ट का। स्टडी ऑन कैटाबोलाइट रिप्रेशन ब्रॉट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय साइक्लिक एएमपी, दैट इज कैम्प, एंड द साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये जो स्टडी है, जो हमने कैटाबोलाइट की रिप्रेशन की स्टडी की, तो हमें ये पता चला कि ये क्या करते हैं, ये डिस्कवर करते हैं और जो पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसे साइक्लिक एएमपी जो होता है, कैम्प जिसे हम कहते हैं उसे, और जो साइक्लिक एएमपी रिप्रेसर प्रोटीन होता है उसे। So CRP, also called the catabolite gene activator protein, that is CAP, and led to the concept that catabolite repression is caused by reduction of the level of intracellular CAMP। तो ये जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है ये होता है रिडक्शन से, जो रिडक्शन होता है लेवल में इंट्रासेलुलर कैम्प का उसके। CRP इज़ पॉजिटिव रेगुलेटर प्रोटीन एक्टिवेटर बाय साइक्लिक एएमपी। तो CRP क्या होता है, एक प्रोटीन रेगुलेटर होता है जो कि एक्टिवेट होता है साइक्लिक एएमपी से। इट इज़ नीडेड फॉर RNA पॉलीमरेज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैनी ओपेरॉन्स ऑफ ई कोलाई। तो ये जो RNA पॉलीमरेज होता है इसकी ज़रूरत होती है हमें इनिशिएट कराने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को, जो कि बहुत सारे ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है ई कोलाई के। साइक्लिक एएमपी सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है ये सिंथेसाइज होता है एंजाइम से जिसका नाम एडिनिलेट साइक्लेज है, एंड इट्स कंसनट्रेशन इज़ रिलेटेड टू ग्लूकोज कंसनट्रेशन। और इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो रिलेटेड होती है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन से। सो व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन द सेल इज़ हाई द कैम्प कंसनट्रेशन इज़ लो। तो जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई होती है सेल में तो कैम्प की क्या होती है, कंसनट्रेशन कम होती है। Conversely, when glucose level is low, the CAMP concentration is high।
तो वैसे ही जैसे ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है तो कैम्प का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ई कोलाई एंड मैनी अदर बैक्टीरिया स्पीसी कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैम्प रिसेप्टर प्रोटीन, दैट इज़ CRP। तो जो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया की स्पीसीज़ होती हैं जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैम्प रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं, ये इनकोड होता है जीन से जो कि CRP होता है। देन म्यूटेंट्स ऑफ आइदर CRP और द एडिनाइलेट साइक्लेज जीन आर अनेबल टू सिंथेसाइज लेक mRNA। तो ये जो म्यूटेंट्स होते हैं जो कि आइदर जो कि CRP होती हैं या फिर एडेनाइलेट साइक्लेज जीन होती हैं, ये अनेबल होती हैं, ये दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज लेक mRNA, so indicating that both CRP function and CAMP are required for lac mRNA synthesis। तो हमें ये यहाँ से इंड्यूस जाता है, इंडिकेट करते हैं कि जो ये CRP का फंक्शन होता है और कैम्प होता है, ये दोनों ही mRNA की सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। सो CRP एंड कैम्प बाइंड टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो जो ये CRP हैं और ये कैम्प हैं, ये दोनों एक साथ बाइंड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज़ कैम्प CRP, दैट इज़ रेगुलेटरी एलिमेंट फॉर लैक सिस्टम। तो ये क्या होता है, एक रेगुलेटरी एलिमेंट होता है कैम्प सिस्टम का। द कैम्प CRP कॉम्प्लेक्स मस्ट बी बाउंड टू स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस कॉल्ड एन एक्टिवेशन साइट। तो ये जो कैम्प CRP कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बाइंड होता है जिसे हम एक्टिवेशन साइट कहते हैं, इन द प्रमोटर रीजन इन ऑर्डर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ओपेरॉन टू अकर। तो ये प्रमोटर रीजन में क्या होता है, ये बाइंड होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन है लैक ओपेरॉन का, वो यहाँ से शुरू होता है। द CRP बाइंडिंग साइट इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एंड सेंटर्ड ऑन 61। CRP induces a more than 90 bend into DNA एट इट्स साइड। तो CRP क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है बेंड को DNA की बाइंडिंग साइट में। लार्ज बेंड इन DNA अलाउ CRP टू कॉन्टैक्ट RNA पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर। तो अगर ज़्यादा बेंड प्रेजेंट है DNA में तो ये क्या करेंगे, ये अलाउ करेंगे CRP का जो है वो कॉन्टैक्ट होगा RNA पॉलीमरेज से उसकी प्रमोटर साइट में, और फिर वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जो उसकी स्टार्ट साइट है। So next we have is Dulux growth of a mixture of glucose and lactose. Glucose repress the synthesis of beta galactosidase after glucose is exhaust. A lag occurs until beta galactosidase is synthesized and then growth can resume on lactose but at a slower rate. तो अब ये जो है ये रिलेटिव डेंसिटी है, ये रिलेटिव डेंसिटी है बीटा गैलेक्टोसिडेज की, और ये है टाइम। तो अब ये क्या है, ये यहाँ तक तो ये हो रहा था, अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रोथ एग्जॉस्ट हो गई, मतलब ग्लूकोज ख़त्म हो गया। तो फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज की सिंथेसिस तक। जब तक बीटा गैलेक्टोसिडेज की सिंथेसिस होती है तो फिर उसके बाद वापस से लैक्टोज जो है वो अपना ग्रो करना शुरू करेगा, मतलब अपना जो सिंथेसाइज है वो शुरू करेगा। तो ये बीच में एक लैग फेज पड़ता है। Thus, the CAMP and CRP are complex and positive regulator. In contrast to the repressor, a negative regulator, the lac operon is therefore regulated both positively and negative. तो ये जो है, ये जो लैक ओपेरॉन है, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से क्या करते हैं, रेगुलेट होते हैं। और ये कैम्प CRP जो कॉम्प्लेक्स है उसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं। तो हमें एक टेबल दिया है, हमें दिया है इफ़ेक्ट्स जब कंसंट्रेशन होते हैं ग्लूकोज के या लैक्टोज के या कैम्प के। तो ये जो ग्रोइंग मीडियम है, जो लेवल है ट्रांसक्रिप्शन का, ई कोलाई के प्रमोटर में। तो ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, लैक्टोज की है, ये कैम्प की है, और ये क्या है, लैक प्रमोटर ऑपरेटर रीजन है, और ये क्या है, लेवल है ट्रांसक्रिप्शन का। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो है, लैक्टोज की लो है, कैम्प की हाई है। तो प्रमोटर जो है उसमें कैम्प क्या है, कैम्प और कैप जाके अटैच हो रहे हैं। ऑपरेटर में लैक ओपेरॉन ये जीन है, और ये लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, लो है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई है, लैक्टोज की लो है, कैम्प की लो है। तो ये क्या है, ये लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी लो है।
जब ग्लूकोज की हाई है, लैक्टोज की हाई है और कैम्प की लो है तो भी ट्रांसक्रिप्शन का रेट लो है। लेकिन जब ग्लूकोज की कम है, लैक्टोज की हाई है और कैम्प की हाई है तो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या है, वो हाई है, क्योंकि बेसिकली कैम्प जो है वो बाइंड हो रहा है प्रमोटर से। तो हमारा लैक ओपेरॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सिस्टम। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।